Good morning, students. Welcome. So, today we are going to start chapter 15 of your science book. Name of the chapter is Some Natural Phenomena. इस चैप्टर का मतलब ये है हम इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसी कुछ फिनोमेना को हम हिंदी में घटना भी बोलते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं जो नेचुरली अकर होती हैं एंड नॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन या मैन की वजह से नहीं, बट नेचुरली जो फिनोमेना अकर करते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, ये भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ह्यूमन की वजह से नहीं होता। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। In class 7th, you read about winds, storms and cyclones. You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize the destruction caused by these phenomena. क्लास 7th में आप पढ़ चुके हो विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, और आप ये भी पढ़ चुके हो साइक्लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। और आप ये भी पढ़ चुके हो, यू ऑल्सो हैव लर्न दैट हम इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है नेचुरली जो अकर होते हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब जो डैमेज कर सकते हैं या जो तबाही फैला सकते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना, ख़त्म कर देना, ऐसे कुछ फिनोमेना से हम खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम 7th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे दो नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जो कि एक तो लाइटनिंग है, दूसरा अर्थक्वेक के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ऐसे कुछ स्टेप्स भी हम पढ़ेंगे जिससे हम ये जो नेचुरल फिनोमेना जो भी डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, इनके होने से जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको हम खुद से या फिर उस चीज़ से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, या फिर कैसे ऐसे कुछ प्रिकॉशंस या स्टेप्स कैसे ले सकते हैं ताकि डैमेज कम हो। सो द फर्स्ट नेचुरल फिनोमेना ऑफ दिस चैप्टर इज lightning. You might have seen sparks on the इलेक्ट्रिक पोल वैन वायर्स बिकम लूज। आपने कईयों बार इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, खंभे जो होते हैं, वहाँ पर आपने स्पार्क्स देखे होंगे लाइट्स के, जब वायर लूज हो जाती हैं। ऐसे आपको कुछ चमकता हुआ स्पार्क लाइट्स के दिखते हैं जब वहाँ से वायर लूज हो जाती है। दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ऐसा यूजुअली जो फिनोमिना है, ऐसी घटना कब देखी जाती है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तो विंड बहुत तेज चलती है उस टाइम पे, जिसकी वजह से वायर्स हिलने लगती हैं। यूजुअली उस टाइम पे हम ऐसा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल्स की तरफ वायर लूज हो गई और स्पार्क्स देखने को मिलते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। आपने कईयों बार ऐसा भी देखा होगा, आप सपोज कीजिए आप जो फ़ोन का चार्जर होता है या टीवी के जो प्लग होता है, उसको आप इंसर्ट कर रहे हो एक प्लग बोर्ड में, तो आप देखते हो अगर वो लूज़ होता है तो कभी कभी स्पार्क्स हमें दिखाई देते हैं लाइट के। तो वैसे ही लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल। केवल ये छोटे मोटे नहीं, बट जैसे बिजली कड़कने को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। तो दैट हैपन्स ऑन द that occur on a huge scale, बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर। In ancient times, people did not understand the cause of these sparks. पुराने समय में लोगों को पता नहीं होता था कि बिजली क्यों कड़क रही है, ये स्पार्क्स क्या हैं, क्यों हो रहे हैं। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. We need not to be afraid of lightning. पुराने समय में लोगों को लगता था कि लाइटनिंग इसलिए हो रही है बिकॉज भगवान जी गुस्सा हैं और उनने कुछ लोगों को भेजा है जो कि हमें विजिट करने आ रहे हैं, तो क्या है, भगवान का गुस्सा है। इस वजह से वो डर जाते थे लाइटनिंग से। लेकिन अब हमें पता है कि लाइटनिंग क्या होता है। लाइटनिंग एक फिनोमिना है, नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है,
जो क्यों होता है जब क्लाउड्स में चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक्यूमुलेट होते हैं, आपस में इकट्ठा होते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई में स्पार्क्स देखने को मिलते हैं लाइट्स के। ओके, तो हमें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डेडली स्पार्क्स। कभी कभी ये जो स्पार्क्स होते हैं लाइट्स के, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ह्यूमन के लिए डेथ तक साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनके जो डेडली स्पार्क्स हैं अपने आप को इन स्पार्क्स से बचाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। एंशियंट ग्रीक्स जो थे वो जो मानते थे स्पार्क्स को, वो हम पढ़ेंगे। द एंशियंट Greek knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. जैसे आपने एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने फोर्स पढ़ा था, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, कोई भी चीज़ जब रब करते हैं, सपोज स्केल रब करते हैं अपने हेड से, अपने हेड से, फिर बिट्स ऑफ पेपर उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, एम्बर जो एक रेजन होता है एक तरीके का, उसको जब हम फर से रब करते हैं, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमारे बाल काफ़ी लाइट होते हैं, फेदर, उसको जब हम लोग उसके पास लेकर आते हैं उस रेजन को, तो वो हेयर उसमें अट्रैक्ट होने लगते हैं, या कोई भी ऐसे लाइट ऑब्जेक्ट उसमें अट्रैक्ट होने लगता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। आपने कईयों बार सर्दियों के टाइम पर या नॉर्मली जो पॉलिस्टर क्लोथ्स आप पहनते हो, सिंथेटिक जो होते हैं, पॉलिस्टर के बने होते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हो, जब भी आप चेंज करते हो, तो जब व्हेन यू टेक आउट योर स्वेटर, व्हाट हैपन्स, आप क्या देखते हो, आपके जो बाल हैं एकदम से खड़े स्ट्रेट होने लगते हैं, मतलब एक खड़े से दिखते हैं, उस क्लोथ में चिपक करके वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। पॉलिस्टर के क्लोथ में भी ऐसे ही होता है। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ्स इन द डार्क, यू इवन सी स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। और जब आप यही चीज़ सेम डार्क मतलब कि अंधेरे में करते हो, तो आप क्या देखते हो कि फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ है, आप देखते हो उसमें स्पार्क्स सी दिखती है, चमकती हुई लाइट सी दिखती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अंधेरे में कभी आप अपने ब्लैंकेट को डस्ट करो, तेजी से उसको फटकारोगे अंधेरे में, तो आपको क्या दिखेगा, एकदम से चट सी आवाज़ भी आती है, आपको कान में सुनाई देती है, और स्पार्क से लगते हैं, नॉट चट सी आवाज़ आई वुड से, बट आपको दिखाई देते हैं कि लाइट्स के स्पार्क्स हमें दिख रहे हैं बहुत पतले पतले से। सो इन 1952 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट showed that lighting and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने 1752 में बताया था, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इनने बताया था कि जो लाइटनिंग है, मतलब जो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, और जो आपके क्लोथ्स में से स्पार्क्स निकलते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है, सेम फिनोमेना पर ही चलते हैं, नेचुरली अकर करते हैं। However, it took 2000 years for this realization to occur. हालांकि इस बात का रियलाइज करने में 2000 साल लग गए। What is Bujo saying here? I wonder why they took so many years to realize the similarity. बुजो बोलता है कि दोनों में, लाइटनिंग में और जो क्लोथ से जो स्पार्क निकलते हैं, उनमें सिमिलैरिटी, मतलब एक जैसा कुछ जो सिमिलर चीज़ है, इसको देखने में उन्हें इतने 2000 साल क्यों लग गए। नाउ पहेली सेज, scientific discoveries are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. तो पहली इस बात का आंसर देती है, जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो कब होती हैं, जब साइंटिस्ट हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क उनका काफ़ी साल उनको ऑब्जर्व करने पड़ती हैं सारी चीज़ें, उसके बाद ही उनका रिजल्ट दिखता है, इसलिए इन्हें काफ़ी समय लग जाता है। Now the last line, we shall now study some properties of electric charges. We shall also see how, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की, और हम ये भी देखेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। अब देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस की, और जो लाइटनिंग होती है स्काई में, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है दोनों चीज़ें। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का पता चलेगा। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract even very small pieces of paper. जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो प्लास्टिक की स्केल यूज़ करते हो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो होती है,
स्केल को आप जब अपने ड्राई हेयर से रब करते हो उसके बाद कुछ टाइनी बिट्स ऑफ पेपर आप रख देते हो उस स्केल को, उस जो रब्ड स्केल है आपने रब कर ली एक बार, टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के सामने लेकर आते हो तो फिर वो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट होने लगते हैं स्केल से। क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रब करने से चार्ज एक्यूमुलेट होने लगते हैं, द स्केल गेट्स चार्ज्ड। चार्जिंग बाय रबिंग 15.2, चार्जिंग बाय रबिंग एक्टिविटी हम रीड करेंगे, एक्टिविटी 15.1। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। आप एक बॉल पेन जो होती है उसकी रिफिल ले लीजिए, उसको रब करो पॉलीथीन से, बट ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। इस रिफिल को आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के बगल में ले आओ रब करने के बाद। टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ द रिफिल। अब आपने रिफिल को जहाँ से रब करा है उस वहाँ पर आप अपना हाथ टच करे बिना उसको पीसेस ऑफ पेपर के बगल में लेके आओ विद अ हैंड और विद अ मेटालिक ऑब्जेक्ट। अपने हाथ से या किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट से पकड़ के आप उसको लेकर आओ। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ। सेम चीज़ आप ड्राई लीफ से भी रिपीट कर सकते हो कि ड्राई लीफ के बगल में लेकर आ रहे हो रिफिल को, हस्क के बगल में या फिर मस्टर्ड सीड्स के बगल में, बिकॉज ये तीनों ही बहुत लाइट वेटेड रहती हैं। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या देख पा रहे हो? ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट होंगी रिफिल से, ये अट्रैक्ट होंगी। ऐसा क्यों होता है? व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन, जब हम प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब कर देते हैं, सो इट अक्वायर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो रिफिल स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज अक्वायर करने लगती है। सेम केस हैपन्स इन द दैट केस ऑफ स्केल ऑल्सो, कि जब स्केल को हम रब करते हैं ड्राई हेयर से तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज अक्वायर करने लगता है स्केल। Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charged objects. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कोम को रब करते हैं ड्राई हेयर पे, तो उसमें भी कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इकट्ठा होने लगता है, एक्वायर करने लगता है। इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुके हैं, उन्होंने चार्ज एक्वायर कर लिया है, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। In the process of changing the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. अब इस प्रोसेस में जब हम रिफिल को चार्ज कर रहे हैं रब करके पॉलीथीन से, तो रिफिल भी चार्ज एंड पॉलीथीन इज ऑल्सो चार्ज एट दैट टाइम, बिकॉज एक दूसरे से हम रब कर रहे हैं दोनों को। इन द केस ऑफ प्लास्टिक कोम एंड हेयर, प्लास्टिक कोम को हम हेयर से रब कर रहे हैं तो प्लास्टिक कोम भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, हेयर भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, बिकॉज प्लास्टिक कोम को रब करते टाइम हमने हेयर को भी रब करा था। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स, अलग ऑब्जेक्ट्स को भी चार्ज करने की कोशिश करेंगे जो आप जानते हो। अब ये टेबल देखेंगे नीचे, एक्टिविटी 15.2। कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स लिस्टेड इन टेबल 15.1 में कुछ आपको मटेरियल्स दिए हैं, उसको आप कलेक्ट करो। ट्राई टू चार्ज ईच ऑफ दीज बाय रबिंग विद मटेरियल्स मेंशन्ड इन द टेबल। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल। अब आपको बताया है आपको कौन सा ऑब्जेक्ट रब करना है और किससे रब करना है। आपको ये रिफिल रब करना है या तो पॉलीथीन की मदद से या फिर वुलन क्लोथ से। बलून रब करना है पॉलीथीन से, वुलन क्लोथ से या ड्राई हेयर से। इरेजर को वूल से, स्टील स्पून को पॉलीथीन से। 2 बॉक्स आपके खाली छोड़े हुए हैं, आप चाहो तो ऐसे कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हो, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अब थर्ड बॉक्स में हमसे क्या पूछा है, अट्रैक्ट्स और डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। अब जब हम रब करें रिफिल को पॉलीथीन से तो ये क्या पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करेगा? यस, इट विल अट्रैक्ट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे अट्रैक्ट्स। व्हाट यू विल राइट हियर? अट्रैक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, चार्ज और नॉट चार्ज। तो क्या वो रिफिल चार्ज हो जाएगी? यस, इट विल चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाला कहा रिफिल का कि अट्रैक्ट कर रही है या नहीं, अट्रैक्ट कर रही थी, हमने अट्रैक्ट लिखा यहाँ पर, एंड इस साइड हमने लिख दिया चार्ज्ड। क्लियर? उसी तरीके से जो बाकी के बचे हुए हैं, बलून, इरेजर, स्टील स्पून और बाकी जो आप अपने हिसाब से लिखना चाह रहे हो इन 2 बॉक्सेस में, वो आप लिखकर सेम तरीके से ही हमें देखना है कि बलून रब कर रहे हैं और मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसको पास लाने के लिए, पॉलीथीन या फिर वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर, तो फिर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो आप अट्रैक्ट लिखोगे, नहीं कर रहे हैं तो डज नॉट अट्रैक्ट लिखोगे। क्लियर? बाकी ये जो बचे हुए हैं आपको खुद से करने हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव to the next page, and the topic is
टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कितने तरीके के चार्जेस होते हैं और किस तरीके से उनका इंटरैक्शन होता है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टुडे फ्रॉम टेबल 15.1। 15.1 जो टेबल पीछे थी जस्ट अभी हमने देखा, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। एक हम बलून लेंगे और एक रिफिल ले लेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी 15.3। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है हमको, हम पूरा नहीं रीड करें, मैं जस्ट आपको समझा दे रही हूँ कि क्या है इसमें। इसमें क्या करा है, आप जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि 2 बलून्स लिए हैं। 2 बलून्स को हमने आयरन नेल की मदद से टांग दिया है, हैंग कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों ही बलून्स को हमने रब करा वुलन क्लॉथ से। इस बलून को भी वुलन क्लॉथ से रब करा, इस बलून को भी वुलन क्लॉथ से रब करा। थोड़ी दूरी पर रखे थे हमने ये दोनों ही बलून्स, ठीक है। हैंग कर रहे हैं तो देखिए टच नहीं कर रहे आपस में। हैंग करने के बाद हमने इसको, इस बलून को वुलन क्लॉथ से रब करा, फिर इस बलून को वुलन क्लॉथ से रब करा। रब करने के बाद हमने क्या देखा, कुछ इस तरीके का हमने ऑब्जर्व करा। इसमें आप क्या देख पा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं एक दूसरे से बलून। रब, अगर दोनों ही बलून रब कर रहे हैं तो दूर हो रहे हैं, बिकॉज दोनों ही बलून पर क्या एक्वायर हो गया है, चार्ज। बिकॉज हमने आपको बताया था अभी कि रब करने से क्या होता है, द बॉडी गेट्स चार्ज्ड, या फिर उसको बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इन ये वाले केस में दोनों ही बलून्स चार्ज्ड हो गए, इसलिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब रिपेल हो रहे हैं। लिखा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दोनों में कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, इसलिए रिपेल हो रहे हैं, मतलब दूर हो रहे हैं। अब इसमें क्या है, दूसरी वाली एक्टिविटी में हमने सेम चीज़ परफॉर्म करी है विद द हेल्प ऑफ अ पेन रिफिल। अब इसमें भी हमने क्या करा, एक ग्लास ले लिया, ग्लास टम्बलर के हमने अंदर एक रिफिल डाल दी, जैसे आप देख पा रहे हो इस फिगर में, ठीक है। हमने क्या करा, एक रिफिल को पहले रब कर लिया। किससे रब करा, पहले वाले इसको तो हमने वुलन क्लॉथ से रब करा था, लेकिन रिफिल को हमने किससे रब करा, पॉलीथीन से। ओके, इसमें हमने एक रिफिल को पॉलीथीन से रब करा। फिर हमने क्या देखा, इसको हमने रब करने के बाद एक ग्लास टम्बलर में डाल दिया। फिर क्या करा, हमने दूसरी वाली रिफिल को भी पॉलीथीन से रब करा, मतलब कि इस केस में हमने दोनों ही रिफिल्स को पॉलीथीन से रब करा। फिर रिफिल को पास लेकर आए, जो ग्लास टम्बलर में रिफिल रखी है, उसके बाद हमारे हाथ में जो रिफिल थी उसको पास लेकर आए। दोनों ही रब्ड रिफिल हैं, मतलब दोनों में चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस हैं। तो जैसे ही पास लेकर आए, ये रिफिल रिपेल होने लगी, ग्लास टम्बलर में रखी हुई रिफिल रिपेल होने लगी, दूर जाने लगी। जैसे आपको मैंने बोला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर सेम एक्टिविटी में मैं केवल एक बलून को रब करती, दूसरे को नहीं करती, तो फिर ये अट्रैक्ट होते, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, टच होती। क्लियर। सेम चीज़ अगर रिफिल में भी केवल एक रिफिल को मैं अगर रब करती पॉलीथीन से, तो इधर भी दूसरी वाली रिफिल से वो अट्रैक्ट होती, बिकॉज कैसे चार्जेस होते, अनलाइक चार्जेस होते। केवल एक रिफिल में चार्ज एक्वायर्ड रहता, दूसरी में नहीं रहता, तो वो अट्रैक्ट करते। बट इन दोनों ही केसेस में हमने क्या करा, दोनों को ही, इधर भी दोनों बलून्स को रब करा था और इधर भी दोनों ही रिफिल्स को रब करा, इसलिए ये रिपेल हो रहे थे। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने अभी जो एक्टिविटी देखी बलून और रिफिल की, इसमें हमने दोनों एक तरीके के ऑब्जेक्ट पास मिले हैं, बलून से बलून और रिफिल से रिफिल। लेकिन अब हम इधर क्या देखेंगे, इधर हम करेंगे, हम रब तो करेंगे इस केस में भी ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन ऑब्जेक्ट हम डिफरेंट लेंगे, मटेरियल के अलग होंगे। एक हम रिफिल लेंगे, दूसरा हम बलून लेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम रिफिल को रब कर लेंगे और रिफिल को रब करके हम इस ग्लास के टम्बलर में डाल देंगे, जैसे हमने पहले की तरह डाला था। अब एक इन्फ्लेटेड बलून, मतलब कि फूला हुआ बलून लेंगे और क्या करेंगे, ये वाला बलून भी कैसा होगा, चार्ज्ड, मतलब कि रब करा हुआ होगा हमने इसको भी, बलून को भी, और रिफिल भी चार्ज्ड है। फिर हम इसको पास लेके आएंगे, बलून को इस रिफिल के पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, अब आप सोचोगे कि रिपेल होगा, बट नो, ये दोनों ही डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं ना, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं तो ये अट्रैक्ट होंगे। अब देखेंगे ऑब्जर्वेशन, इस एक्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या समराइज करा। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशंस।
चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून, हमने देखा एक चार्ज बलून दूसरे चार्ज बलून से दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है. अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, इसमें भी हमने देखा कि दोनों ही रिफिल्स कैसी थी, चार्ज थी, इसलिए क्या हो रहा है, रिपेल हो रही है. लेकिन बट अ चार्ज्ड बलून अट्रैक्ट्स अ चार्ज रिफिल, लेकिन इस केस में बलून और रिफिल दोनों ही डिफरेंट मटेरियल हैं, डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, इसलिए जब इन दोनों को भी हमने चार्ज करा तो ये रिपेल नहीं हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से. क्लियर. डस इट इंडिकेट दैट अ चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल. इससे हमें क्या पता चलता है, ऐसा है क्या कि जो बलून पे जो चार्ज एक्वायर्ड है वो डिफरेंट है किससे, इस चार्ज से जो कि रिफिल पर है. कैन वी से देन देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो तरीके के चार्जेस हैं. कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्जेस ऑफ द डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर. तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि का चार्जेस जो डिफरेंट काइंड के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो रिपेल करते हैं. डिफरेंट क्या है, सेम काइंड, सॉरी, अगर चार्जेस सेम काइंड के होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो रिपेल करते हैं, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा. लेकिन अगर चार्जेस डिफरेंट तरीके के होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज. क्लियर. पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल होता है, नेगेटिव से नेगेटिव भी रिपेल होता है, वेरस पॉजिटिव टू नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर. इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब विद अ सिल्क एज पॉजिटिव. जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ग्लास रॉड पर कैसे चार्जेस एक्वायर हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक्वायर होने. मतलब रब करने से कौन से चार्जेस एक्वायर होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अक्वायर होते हैं. द अदर काइंड ऑफ चार्जेस है टू बी नेगेटिव. दूसरा चार्ज क्या बोल देंगे उसको हम, वो नेगेटिव है. इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द टू. अब आपको इसमें एक और एग्जाम्पल दे दिया है. अगर एक हम ग्लास रॉड जिसको हमने चार्ज कर दिया रब करके, सिल्क क्लोथ से हमने ग्लास रॉड को रब करा, ऑन द अदर हैंड हमने एक स्ट्रॉ लिया प्लास्टिक का, उसको हमने रब करा पॉलीथीन से. तो पहले वाले को हमने सिल्क से रब करा था जो कि ग्लास की बनी हुई थी, दूसरा स्ट्रॉ क्या था, प्लास्टिक का बना हुआ, उसको हमने पॉलीथीन से रब करा. तो दोनों में ही डिफरेंट तरीके के चार्जेस हैं. क्लियर. तो जो डिफरेंट तरीके के चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे दोनों ही चार्जेस डिफरेंट हैं बिकॉज मटीरियल डिफरेंट है, तो दोनों ही चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर दोनों ही जगह, इस एग्जाम्पल में अगर हम प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह ग्लास रॉड ही लेते ना वापस से और चार्ज करते दोनों ही ग्लास रॉड को, तो वो रिपेल करते. लेकिन यहाँ मटेरियल अलग है, एक ग्लास रॉड है दूसरा प्लास्टिक स्ट्रॉ है जो कि चार्ज्ड हैं दोनों, तो अट्रैक्ट होगा. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ. प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कैसा चार्ज होगा, योर गेस. दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी नेगेटिव चार्जेस. करेक्ट. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ग्लास रॉड को, हमने यहाँ पढ़ा था ना, बोल्ड लेटर्स में लिखा है ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से रब करते हैं तो सिल्क पर, सॉरी, ग्लास रॉड पर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करेगी ग्लास रॉड. और हम बोलते हैं दूसरे वाले पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है. तो इधर हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉ पे नेगेटिव चार्ज है. तो हाँ, इधर हम अपनी जगह सही हैं, क्योंकि अगर हमने माना है ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर. तो that the plastic straw would carry a negative charge is correct. The electrical charges generated by rubbing are static. ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ना, जो रब करने से जनरेट होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं, मतलब एक पोजीशन पर ही रुके रहते हैं, मूव नहीं करते. दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. when charges move they constitute an electric current. लेकिन जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6th से आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं. द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्जेस. आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. तो जो करंट सर्किट में फ्लो करता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो होता है, वो क्या है, वो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का. तभी तो आपको दिख रहा है
कि बल्ब ग्लो कर रहा है। और या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वायर्स होती हैं गर्म हो जाती हैं तो वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द मोशंस ऑफ द चार्जेस, बिकॉज चार्जेस मूव करते हैं, तब जाके ही हम देख सकते हैं कि सर्किट में बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर वायर हॉट हो रही है। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एक और बार सही तरीके से आप समझ लीजिए, एक और बार वापस से रीड कीजिए for your better understanding. Okay, so today we are going to cover till this portion only. That's it for today. Thank you.